गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे और आपके सेकंड सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम हैं वो भी काफ़ी अच्छे गए होंगे। अब इंतज़ार है बच्चों को तो रिज़ल्ट का। और रिज़ल्ट के अलावा जो आपका मिड सितंबर से आप सभी को पता है कि आपका थर्ड सेमेस्टर स्टार्ट होने वाला है। तो आज की जो वीडियो होने वाली है आपके हिस्ट्री की यूनिट 1 पे होने वाली है। आपका हिस्ट्री का जो यूनिट 1 है आपको उसमें दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ना है कि दिल्ली सल्तनत की स्टार्टिंग कैसे हुई, किसने नींव रखी, और प्रॉपर आप इसी के बारे में जानोगे कि कितने वंश रहे, कौन से वंश में कौन सा शासक था, उसने क्या क्या कार्य किए। यही बेसिकली आप प्रॉपर इस वीडियो में जानोगे। तो सबसे पहले आप अपना बेसिक क्लियर करो। हम जो पढ़ेंगे अपना थर्ड सेमेस्टर में वो हम दो चीज़ें पढ़ेंगे। फर्स्ट दिल्ली सल्तनत 1206 से लेके जो 1526 ईस्वी तक था, और सेकंड हम पढ़ेंगे मुगल काल जो 1526 से लेके 1857 तक का था। उसके बाद आपको पता है कि 1857 में क्रांति आई थी, है ना, रूस क्रांति, या 1857 का विद्रोह आपने पढ़ा होगा। तो इसकी जो 80 से 57 वाला जो काल है वो हम पढ़ेंगे अपना फोर्थ सेमेस्टर में। तो थर्ड सेमेस्टर में हम सिर्फ दो ही टॉपिक पढ़ेंगे, दिल्ली सल्तनत और मुगल काल। और इस टॉपिक को हम इतने अच्छे से पढ़ेंगे कि कितने शासक रहे, कितने युद्ध लड़े, सामाजिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति और आर्थिक स्थिति, कौन कौन से कार्य किए, कैसे जो मुगल वंश कैसे भारत में आया या दिल्ली में आया, दिल्ली सल्तनत की स्थापना कैसे हुई। तो इन सब चीज़ों के बारे में या टॉपिक्स के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट आपको बेस क्लियर हुआ, दिल्ली सल्तनत और मुगल काल के बारे में हम प्रॉपरली थर्ड सेमेस्टर में पढ़ने वाले हैं। अब देखिए, जो आपका दिल्ली सल्तनत है, दिल्ली सल्तनत में आप सबसे पहले ये समझिए, दिल्ली सल्तनत में 5 वंश हुए थे। फर्स्ट गुलाम, सेकंड खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी। ये 5 वंश हुए थे, एक के बाद एक, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी। तो दिल्ली सल्तनत में ओनली 5 ही वंश जो थे आपके, इन पाँचों ने ही शासन किया। इसके बाद हम पढ़ते हैं गुलाम वंश के बारे में। आपका फर्स्ट कौन सा है? गुलाम। तो हम इस वीडियो में प्रॉपरली गुलाम वंश के बारे में पढ़ेंगे। जो आपका पार्ट 2 आएगा उसमें हम आपके खिलजी वंश के बारे में पढ़ेंगे। तो आपका पार्ट जो ये है गुलाम वंश में टोटल जो है 11 शासक थे। कितने थे? टोटल 11 शासक। लेकिन उनमें से जो महत्वपूर्ण है, ये जो आपकी बुक में है, वो ओनली 4 है। फर्स्ट कुतुब बिन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, बलबन। ये 4 आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। और इसके अलावा जो है 11 शासक टोटल गुलाम वंश में थे, बट आपकी बुक में जो है ओनली 4 के बारे में बताया गया। ठीक है, तो बुक के अकॉर्डिंग हम 4 के बारे में पढ़ेंगे। और यहाँ पे लिखा है मोहम्मद गौरी। तो मोहम्मद गौरी का गुलाम था ये कुतुब बिन ऐबक। मोहम्मद गौरी का गुलाम कह लो आप या दास कह लो, दोनों चीज़ सेम होती है। मोहम्मद गौरी का ही दास था कुतुब बिन ऐबक। और मोहम्मद गौरी के बारे में आपने सेकंड सेमेस्टर में पढ़ा होगा। तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध जो हुआ था पृथ्वीराज चौहान के बीच में, वो मोहम्मद गौरी ने ही लड़ा था। और मोहम्मद गौरी का जो दास था कुतुब बिन ऐबक, याद आ रहा है कुछ आपको? कुतुब बिन ऐबक, तो वो उसने क्या करा, उसने ही गुलाम वंश की स्थापना करी, या उसी से गुलाम वंश की स्टार्टिंग होती है, और उसी ने दिल्ली सल्तनत की नींव रखी थी। तो हम अभी फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ने वाले हैं कुतुब बिन ऐबक के बारे में कि कुतुब बिन ऐबक कौन था, उन्होंने क्या क्या कार्य किए। सबसे पहले देखिए, आप थोड़ा सा बैकग्राउंड पढ़िए। ये क्या है? मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। किसकी? मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। मोहम्मद गौरी का कोई पुत्र नहीं था। आपको पता होगा मोहम्मद गौरी की जो मृत्यु है वो कैसे हुई थी। पृथ्वीराज चौहान ने उनको इंद्रधनुष चला के मारा था, याद है? जो उनके एक कवि थे जिनका नाम था चंद बरदाई, उन्होंने एक दोहा पढ़ा था, जिस दोहे के अकॉर्डिंग उन्होंने मोहम्मद गौरी की लोकेशन बताई थी। और वहाँ पर उन्होंने ऐसा तीर चलाया था कि उसमें मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई थी। तो मोहम्मद गौरी का कोई पुत्र नहीं था, जिसकी वजह से आगे का शासन किसने किया था? इन कुतुब बिन ऐबक ने, यानी कि ऐबक ने। तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना की बात करें अगर हम, तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना कुतुब बिन ऐबक के द्वारा की गई थी 1206 में। स्थापना नहीं की, मतलब स्थापना करी, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि नींव डाली थी दिल्ली सल्तनत की। नींव डालना जैसे होता है ना, घर बनता है तो नींव डालते हैं ना, तो ऐसे ही कुतुब बिन ऐबक ने
नींव डाली थी। अब हम बात कर लेते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। तो 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक जो था उसने दिल्ली सल्तनत की नींव डाली थी और इसके साथ ही उन्होंने मलिक की उपाधि प्रदान की। प्रदान की का मतलब क्या होता है कि उन्होंने स्वयं धारण नहीं की, किसी अन्य पर्सन के द्वारा उनको ये उपाधि मिली थी। इसके अलावा वो वफादार और सैनिक योग्यता उनके अंदर थी, यानी वो वफादार थे और उनके अंदर सैनिक योग्यता थी। ऐबक ने लाहौर जाकर 24 जून 1206 में तुर्की साम्राज्य की बागडोर संभाली। क्या किया था उन्होंने? 24 जून 1206 में वो तुर्की साम्राज्य गए और वहाँ की बागडोर संभाली, यानी वहाँ पे वो सत्ता में आए। उसके अलावा जो ऐबक थे, ऐबक की आकस्मिक मृत्यु हो गई थी घोड़े से गिरकर। उसके बाद आराम शाह ने 8 महीने लाहौर की बागडोर संभाली। कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया था? लाहौर जाकर 24 जून 1206 में तुर्की साम्राज्य की बागडोर संभाली थी और उनकी अचानक घोड़े से गिरकर मृत्यु हो गई थी। उनके बाद आराम शाह एक व्यक्ति थे उनके ही साम्राज्य के, उन्होंने 8 महीने लाहौर की बागडोर संभाली, सिर्फ और सिर्फ 8 महीने संभाली। उनके साथ क्या हुआ, वो कैसे सत्ता से हटे, ये सब आपकी बुक में नहीं है, नहीं आपसे कभी पूछा जाता है। और बेसिकली बस ये कंसेप्ट है जो आप क्लियर करो कि 8 महीने कौन थे? आराम शाह। ठीक है, कहाँ पे थे? लाहौर में। लाहौर क्या था उस टाइम पर? दिल्ली सल्तनत की राजधानी हुआ करती थी। ओके, अब हम बात करते हैं कुछ निर्माण कार्य के बारे में। किसका निर्माण कार्य पढ़ेंगे हम इसमें? कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा जो निर्माण कार्य हैं उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो दिल्ली की कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, जो दिल्ली की जो मस्जिद है कुव्वत उल इस्लाम, और अजमेर की जो 2.5-3 का झोपड़ा है, मतलब मस्जिद है, उसका जो निर्माण जो स्टार्ट किया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था। और जो हमारे दिल्ली में प्रसिद्ध कुतुब मीनार है, अब मुझे कमेंट करके बताओ कि कौन कौन बच्चा कुतुब मीनार गया है। तो जो दिल्ली में जो कुतुब मीनार है उसका निर्माण का कार्य भी ऐबक ने ही शुरू किया था। सिर्फ इन्होंने स्टार्टिंग की, बट एंडिंग जो है इल्तुतमिश ने की थी, इल्तुतमिश ने। तीनों इमारतों के विस्तार एवं पूरा करने का श्रेय इल्तुतमिश को जाता है। मतलब स्टार्टिंग जो है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद की, ये जो दोनों मस्जिद है, इसके अलावा कुतुब मीनार है, इन तीनों की जो स्टार्टिंग है बनाने की स्टार्टिंग ये ऐबक ने की थी और एंडिंग जो है इल्तुतमिश ने की थी। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं इल्तुतमिश के बारे में। तो इल्तुतमिश का जो पूरा नाम था शमसुद्दीन इल्तुतमिश था। क्या नाम था? शमसुद्दीन इल्तुतमिश। तुर्क अमीरों व सैन्य अधिकारियों ने सबसे योग्य व बहादुर को अपना सुल्तान चुना था, इसलिए इल्तुतमिश बिना किसी कठिनाई के सुल्तान बना। देखिए क्या हुआ था, जो बड़े बड़े तुर्क अमीर थे या वहाँ के जो सैन्य अधिकारी थे, उन लोगों ने ही इल्तुतमिश को अपना सुल्तान चुना। सुल्तान एक तरीके से हम कह सकते हैं शासन करने वाला, या राजा वगैरह कह सकते हैं, अगर हिंदी में समझे तो राजा, बट वो लोग थोड़े मोमडन थे, मतलब मोमडन थे, तो उनके में सुल्तान वगैरह कहा जाता था। तो तुर्क अमीर और सैन्य अधिकारियों के द्वारा ही इल्तुतमिश को चुना गया था। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही बहादुर था। 1220 में ग्वालियर विजय के बाद इसे बदायूं का शासक बनाया गया था। जो 1220 में ग्वालियर विजय, यानी ग्वालियर की कोई लड़ाई हुई होगी, उसके बाद बदायूं का शासक बनाया गया। किसको? इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश ने जो उपाधि है धारण नहीं की, दी गई है, यहाँ पे क्लियरली मेंशन है, दी गई है, अमीर उल उमरा की उपाधि दी गई है। इसकी वाइफ जो थी वो ऐबक की पुत्री थी। ऐबक की पुत्री कौन है? यानी ये जो हमने ऐबक के बारे में पढ़ा है, कुतुबुद्दीन ऐबक, इसकी जो बेटी है वही इसकी बीवी है। यानी एक टाइप से ये ससुर और दामाद वाला इल्तुतमिश और ऐबक के बीच में रिश्ता था। यानी जो ऐबक था और जो इल्तुतमिश था, ये दोनों कौन थे? दामाद और ससुर। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। और इसके अलावा एक बात और, जो ये थे ना आपके इल्तुतमिश, इल्तुतमिश इसके दास थे कुतुबुद्दीन ऐबक के। किसके? कुतुबुद्दीन ऐबक के। तो एक चीज़, एक कड़ी समझिए, जो इल्तुतमिश है ना, वो किसका दास था? ऐबक का। और ऐबक किसका दास था? मोहम्मद गौरी का। तो इसीलिए ना एक कारण ये भी हो सकता है, काफ़ी बच्चों के माइंड में डाउट आया होगा कि इसको गुलाम वंश क्यों कहते हैं, है ना।
गुलाम वंश इसलिए कहते हैं, बेसिकली इसका आंसर मैं आपको प्रॉपर्ली आगे बताऊंगी, लेकिन गुलाम वंश इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो भी शासक रहे हैं ना, वो कहीं ना कहीं एक दूसरे के गुलाम थे। जैसे कि सबसे पहले ये आपका ऐबक रहा, तो ऐबक किसका गुलाम था? मोहम्मद गौरी का। उसके बाद इल्तुतमिश वहाँ का मतलब सम्राट बना या सुल्तान बना, तो ये जो इल्तुतमिश था वो किसका था? ऐबक का गुलाम था, ठीक है, यानी वो दास था। तो इसीलिए ये सब एक दूसरे के गुलाम थे, जिस वजह से इस वंश का नाम गुलाम वंश पड़ा है। इसके बाद हम बात करते हैं जो इल्तुतमिश है, इसकी कार्य और उपलब्धि के बारे में। अगर आपके पेपर में कार्य पूछे या उपलब्धि पूछे तो आपको सेम आंसर देना है। फर्स्ट आपका है यल्दौज का पतन। यल्दौज कोई जगह नहीं है, यल्दौज एक व्यक्ति का नाम है, यानी पर्सन का नाम है। यल्दौज का पतन हम प्रॉपरली अभी मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी, इन सबको एक्सप्लेन करके बताऊंगी, अभी थोड़ा सा वेट करो आप। तो पहले हम की पॉइंट में इसकी उपलब्धि और कार्य देखेंगे। फर्स्ट है आपका यल्दौज का पतन, सेकंड है चंगेज खान का आक्रमण, थर्ड है कुबाचा का अंत। और कुबाचा जो है, कुबाचा भी एक पर्सन है, कोई जगह का नाम नहीं है। थर्ड है बंगाल पर अधिकार, राजपूत राजाओं से युद्ध, खलीफा द्वारा सुल्तान की मान्यता, दिल्ली को राजधानी बनाया, तालाब मदरसे मस्जिद का निर्माण, कुतुब मीनार को पूरा करवाया, तुर्की अमीरों का दमन किया। तो ये सारे इल्तुतमिश की उपलब्धि या कार्य हैं। अब देखिए हम थोड़ा सा ब्रीफ करके इसको पढ़ लेते हैं। देखो, जो हमने पढ़ा था यल्दौज का दमन, तो यल्दौज और इल्तुतमिश के बीच में क्या हुआ था? तराइन का तीसरा युद्ध हुआ था। अब आप मुझे ये बताओ कमेंट में कि तराइन का पहला युद्ध और तराइन का दूसरा युद्ध किस किस के बीच में हुआ था। मैंने सबसे स्टार्टिंग में पहले आपको यही बताया था कि तराइन का युद्ध किस किस के बीच में हुआ, और अब आप मुझे कमेंट करके बताओ कि तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का सेकंड युद्ध किस किस के बीच में हुआ था। अब हम बात कर रहे हैं तराइन के तृतीय युद्ध, यानी तराइन का जो तीसरा युद्ध है वो इल्तुतमिश और यल्दौज जो है उनके बीच में हुआ था, जिसमें यल्दौज पराजित हुआ, यानी यल्दौज हार गया। यल्दौज को बंदी बना लिया गया था और कुछ समय बाद बदायूं जेल में इसकी हत्या कर दी थी। किसकी करी थी? यल्दौज की। तो इसी से यल्दौज का बिल्कुल ही दमन हो गया था। यल्दौज का दमन किसने किया था? इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश और यल्दौज के बीच में एक युद्ध हुआ था, जिसको हम तराइन का तृतीय युद्ध या तराइन का तीसरा युद्ध कहते हैं। इस युद्ध में यल्दौज हार गए थे, यल्दौज को बंदी बना के जेल में डाल दिया गया था और कुछ टाइम बाद बदायूं के जेल में इसकी हत्या कर दी गई थी। उसके बाद हमने पढ़ा कुबाचा का दमन। कुबाचा भी एक पर्सन का नाम है। अब देखो कुबाचा कौन है? कुबाचा को मुल्तान व सिंध शासन करने के लिए दिया हुआ था। आपको पता है मुल्तान और सिंध अभी हमारे इंडिया में नहीं है, यानी पहले हमारे इंडिया के मैप में थे, बट अभी के टाइम पर वो इंडिया के मैप में नहीं है। तो तीसरा क्वेश्चन आपसे ये है कि मुल्तान और सिंध अभी प्रेजेंट में कौन सी कंट्री में आता है, आप बताओगे, ठीक है। अब देखो कुबाचा जो है वो मुल्तान व सिंध में शासन कर रहा था, ठीक है, परंतु वह सरहिंद पर भी अधिकार करना चाहता था। किस पे? सरहिंद पर। सरहिंद भी एक जगह का नाम था। 1217 में इल्तुतमिश कुबाचा की ओर बढ़ा। कौन बढ़ा? इल्तुतमिश कुबाचा की ओर। कुबाचा पे कौन कुबाचा की ओर बढ़ा? कुबाचा का एक पर्सन था जो क्या करता था? मुल्तान और सिंध पर। तो बेसिकली इनडायरेक्ट वे में इल्तुतमिश मुल्तान की तरफ बढ़ा था और मुल्तान में इस समय पर कुबाचा जो है वो शासन कर रहा था। जब वो उसकी तरफ बढ़ा, कुबाचा की तरफ, तो इल्तुतमिश और कुबाचा के बीच में युद्ध हुआ। इल्तुतमिश और कुबाचा के बीच में युद्ध हुआ, जिसको हम लोग मंसूरा के युद्ध के नाम से जानते हैं। दोनों के बीच में युद्ध हुआ, जिसमें कुबाचा मैदान छोड़कर भाग गया। कौन? ये मैदान छोड़कर भाग गया था, यानी इसका दमन किया और इल्तुतमिश यहाँ पर भी जो युद्ध था वो जीत गया। तो फर्स्ट उसने यल्दौज का दमन किया, सेकंड उसने कुबाचा का दमन किया। तो एक टाइप से वो क्या कर रहा है? अपने क्षेत्र का यानी अपने साम्राज्य को बढ़ा रहा है, यानी कि जो क्षेत्र का विस्तार कर रहा है, ठीक है। इसके बाद है बंगाल विजय। बंगाल विजय देखिए, आराम शाह के समय बंगाल ने स्वयं को स्वतंत्र घोषित किया। आराम शाह, मैंने बताया था आपको, आराम शाह सिर्फ 8 महीने के लिए शासक
बना, यानी शासन कर रहा था। और उसके टाइम पर क्या हुआ था, काफ़ी जो जैसे बंगाल हो गया, काफ़ी जो क्षेत्र थे उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित करा। यानी उसके अंदर एक ऐसी एबिलिटी नहीं थी कि वो सत्ता को या अपने जो है ना उसको चला सके, राज्य को, तो वो चला नहीं पा रहा था, जिसकी वजह से जो बंगाल है वो अलग हो गया था। तो आराम शाह के समय में ही बंगाल ने स्वयं को स्वतंत्र घोषित किया। 1226 में इल्तुतमिश के पुत्र, जो इल्तुतमिश का पुत्र है नसीरुद्दीन महमूद, ने बंगाल पर आक्रमण करके सल्तनत में मिला लिया। किसको मिला लिया था? बंगाल को। बंगाल कब अलग हुआ था? आराम शाह जब शासन में था, आराम शाह के समय काल में बंगाल जो है वो अलग हुआ और इल्तुतमिश के पुत्र ने इसको अपने पास मिला लिया। ठीक। अब इसके बाद है विजय अभियान। इल्तुतमिश के कुछ विजय अभियान के बारे में अगर हम जानें तो 1226 में इसने एक युद्ध लड़ा था, इसमें इसकी जीत हुई। 1227 में मंडोर का विजय हुआ। 1228 में कुबाचा की और कुछ किया जो हमने पढ़ा अभी। 1232 में ग्वालियर विजय राजा मंगलदेव। और 1235 में पंजाब के खोखरों का दमन, ठीक है, नहीं, खोखरों को हराया। तो ये कुछ उसके विजय अभियान थे। इसके बाद है 1229 में बगदाद के खलीफा के दूत दिल्ली आए और इल्तुतमिश को मंशूर प्रदान किया। साथ ही सुल्तान ए आजम की उपाधि से नवाजा। किसने नवाजा था? जो बगदाद के जो खलीफा थे उन्होंने किसको? इल्तुतमिश को उपाधि से नवाजा। कौन सी उपाधि से नवाजा? सुल्तान ए आजम की उपाधि से नवाजा। नासिर अमीर अल मोमिन की उपाधि धारण की, ये भी इनको उपाधि मिली थी। मान्यता मिलने के पश्चात इसने अपने नाम के सिक्के जारी किए तथा खुतबा पढ़वाया। क्या किया था? अपने नाम के सिक्के जारी किया और खुतबा पढ़वाया। इसी कारण इल्तुतमिश को सल्तनत का पहला सुल्तान माना जाता है। क्योंकि जो कुतुबुद्दीन ऐबक है उसने ऐसा कुछ नहीं किया, ना ही अपने नाम के सिक्के बनवाए, ना ही खुतबा पढ़वाया, ऐसा कोई कार्य उसने नहीं किया। और जो उन्होंने मस्जिद का निर्माण भी इसने स्टार्टिंग की, परंतु एंडिंग इसने की। तो इन्हीं सब कारणों से जो दिल्ली सल्तनत का अगर हम पहला सुल्तान बोले तो इल्तुतमिश को पहला सुल्तान माना जाता है। उसके बाद है इल्तुतमिश दूरदर्शी शासक था। दूरदर्शी का मतलब होता है जो दूर तक की सोचते हैं। तो इल्तुतमिश जो था वो दूरदर्शी शासक था। इसने ऐबक द्वारा बनाए गए दिल्ली के मानचित्र को लागू किया। यानी एक ऐबक ने क्या किया था? दिल्ली का मानचित्र बनवाया था, परंतु लागू उसको इल्तुतमिश ने किया। प्रशासन के लिए 40 दासों को मिलाकर तुर्क ए चहलगानी का गठन किया। ये आप आगे भी पढ़ेंगे। 40 दास यानी 40 गुलाम कह लो या 40 अमीर गुलाम को, इन 40 लोगों को मिलाकर तुर्क ए चहलगानी का गठन किया था। किसने किया था? इल्तुतमिश ने। इक्ता व्यवस्था की शुरुआत की। इक्ता व्यवस्था बेसिकली क्या होता है? जब आप कोई काम कर रहे हो, अगर मान लो आप एक पर्सन हो, आपने कोई काम किया तो आपको वेतन के बदले में पैसे नहीं देते थे, पैसों के बदले में आपको भूमि मिलना। यानी आपने कोई काम करा और काम दिखा दिया कि मैंने ये काम किया है, तो उस काम के बदले में आपको पैसे दिए जाते थे, सॉरी पैसे नहीं दिए जाते थे, पैसे के अलावा आपको भूमि दी जाती थी। यानी इक्ता व्यवस्था में भूमि दी जाती थी वेतन के रूप में। तो इल्तुतमिश ने इसकी भी शुरुआत की। इसके अलावा शुद्ध अरबी सिक्के चलाने वाला प्रथम सुल्तान था। ये पहला सुल्तान था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे। जो सिक्के पहले भी चलाए गए थे परंतु वो शुद्ध नहीं थे, तो शुद्ध अरबी सिक्के जो हैं वो सुल्तान के द्वारा चलाए गए थे। चांदी का टंका, तांबे का जीतल, जिन पर टक्सल का नाम छपा। इसके अलावा है लाल रंग को न्याय का प्रतीक बनाया। किसने? इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने रेड कलर को यानी लाल रंग को न्याय का प्रतीक बनाया और नगरों में अमीर एदाद नियुक्त किए। क्या किए थे? अमीर एदाद नियुक्त किए थे। इसके अलावा दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक गुलाम का गुलाम, मतलब इस लाइन का मतलब समझो, ये कह रहा है कि वास्तविक संस्थापक जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, यानी जो ऐबक था उसने बेसिकली नींव डाली थी दिल्ली सल्तनत की। लेकिन अगर वास्तविक संस्थापक के बारे में बात करें तो वो हमारा जो है ये इल्तुतमिश है।
ठीक है, क्योंकि इल्तुतमिश ने बहुत सारे युद्ध लड़े, जो युद्ध उसने जीते और उस सारे क्षेत्र को अपने सल्तनत में मिला लिया। आप देखो पहले के टाइम पर ये सारा जो हिस्सा है ना आपका, ये दिल्ली सल्तनत में आता था। तो इसने बहुत सारे युद्ध लड़े थे इल्तुतमिश ने, और क्षेत्र को अपने सल्तनत में मिला लिया था। तो वास्तविक संस्थापक अगर आपसे पूछता है तो वास्तविक संस्थापक आपका इल्तुतमिश है। इसके अलावा अगर आपसे पूछे कि नींव किसने डाली, तो वो ऐबक है, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक है। और ये है बामियान अभियान पर जाते समय। बामियान कहाँ है आपका? बामियान आपका पाकिस्तान में है। बामियान अभियान पर जाते समय इल्तुतमिश बीमार पड़ गया और इसकी मृत्यु हो गई। तो इल्तुतमिश की मृत्यु कहाँ हुई थी? जब वो पाकिस्तान का दौरा करने जा रहे थे। पाकिस्तान में एक जगह है जिसका नाम है बामियान, वहाँ पर वो दौरा करने के लिए जा रहे थे और वहीं पर उनकी बीच में मृत्यु हो गई। इसके बाद थर्ड है रजिया सुल्तान। 1236 से लेकर 1240 यानी 4 साल तक इन्होंने शासन किया दिल्ली सल्तनत पर। परंतु आपकी जो बुक है ना, बुक में इनके बारे में बिल्कुल भी जिक्र नहीं किया गया। लेकिन हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अगर हम होता है ना कि नॉलेज जितना ग्रैब करो उतना ही अच्छा है, तो थोड़ा सा पढ़ लो आप। इल्तुतमिश यानी जो हमने पढ़ा इल्तुतमिश, वो इनके ही पिता थे। अगर इनके पिता की बात करें तो इल्तुतमिश इनके पिता थे। भाई की बात करें तो फिरोज शाह इनके भाई का नाम था। तो फिरोज शाह के बाद गद्दी पर बैठे। फिरोज शाह के बाद गद्दी पर बैठी का मतलब क्या है कि फिरोज शाह भी गद्दी पर बैठे थे, परंतु दिल्ली सल्तनत पर उनका नाम नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि हो सकता है उन्होंने कोई अच्छे काम ना किए हों, या उनका शासनकाल इतना लंबा ना हो, तो इसीलिए। इसके बाद जो है आपका ये है दिल्ली की पहली और आखिरी महिला जो है सुल्तान थी। यानी ये एक पहली और आखिरी मुस्लिम महिला थी जो वहाँ की सुल्तान बनी। अब हम अगर बात करें इनके कार्य की, तो पर्दा प्रथा का विरोध किया था इन्होंने। पुरुषों के जैसे कपड़े पहने थे। हाथी की सवारी करके राज्य का दौरा करना शुरू किया था। आई होप आपने एक सीरियल भी आता था टीवी पर रजिया सुल्तान के नाम से, उसमें भी काफ़ी बच्चों ने देखा होगा कि रजिया सुल्तान की छवि कैसी थी। वो एकदम कपड़े जो पहनती थी लड़कों के जैसे, यानी पुरुषों के जैसे कपड़े पहनती थी। और जो हाथी की सवारी करके राज्य का दौरा करना, तो ये सब बेसिकली एक पुरुष के काम होते हैं, तो इन्होंने पुरुषों के काम भी किए हैं। तो इनके बारे में बस इतना ही है। बात जो आपका इम्पॉर्टेंट है वो है आपका गयासुद्दीन बलबन। इल्तुतमिश और गयासुद्दीन बलबन जो है आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से पढ़ना। गयासुद्दीन जो बलबन है उसका कार्यकाल जो है 1265 से 1286 तक का रहा है। बचपन में देखो, पहले हम बात करेंगे इनकी हिस्ट्री की। अगर आपने इनकी हिस्ट्री समझ ली ना तो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि इनकी जो हिस्ट्री थी ना वो काफ़ी अच्छी थी। देखिए, बचपन में बलबन को, इनका शॉर्ट नेम है, क्या नाम है? निकनेम। हर किसी बच्चे का शॉर्ट नेम होता है, आपका भी कुछ ना तो कुछ निकनेम घर पे हो गई। तो ऐसे ही इनका नाम था बलबन। पूरा नाम था गयासुद्दीन बलबन, लेकिन सब लोग इनको बलबन कहते थे। तो इनकी कहानी सुनो, कितना अच्छा है इनकी कहानी। देखिए, बचपन में बलबन को मंगोल उठाकर ले गए थे। किसको? इसी को। कहाँ पर? बचपन में इनको मंगोल उठाकर ले गए थे और गजनी ले जाकर उन्होंने बसरा के ख्वाजा जमालुद्दीन के हाथों बेच दिया था। किसको बेच दिया था? इन्हीं को। कहाँ पे बेचा था इनको? यहाँ गजनी ले जाकर, यानी गजनी में उन्होंने बसरा के जो ख्वाजा जमालुद्दीन के हाथों में बेच दिया। ख्वाजा जमालुद्दीन उसे दिल्ली ले आए। कहाँ पे लेकर आए थे उसे? दिल्ली लेकर आ गए। अब देखिए इसके बाद क्या हुआ। इल्तुतमिश ने बलबन को ग्वालियर विजय के बाद खरीदा। उसकी योग्यता से प्रभावित होकर उसे खासदार का पद पद सौंप दिया। यानी क्या किया था इल्तुतमिश ने? आपने पहले ही पढ़ा है कि इल्तुतमिश ने ये विजय का युद्ध लड़ा था, जो विजय उसने जीता। तो इल्तुतमिश ने क्या किया, जब उसने विजय करी, किस पे? ग्वालियर विजय के बाद उसने क्या करा? बलबन को खरीद लिया। बलबन को खरीदा क्यों? क्योंकि उसकी योग्यता से प्रभावित होकर, उसका मतलब उसके अंदर इतनी अच्छी योग्यता थी ना कि योग्यता से प्रभावित होकर उसने खरीद लिया। और उसे जो है खासदार का पद, यानी एक पद का नाम है खासदार, उस पद पे उसको सौंप दिया। इसके अलावा रजिया के शासनकाल में वह अमीर ए शिकार के पद पर था। अमीर ए शिकार के पद पर था कब? रजिया के शासनकाल में। रजिया के बाद उसका भाई मुजुद्दीन
बहराम शाह 1240 से 1242 तक गद्दी पर बैठा। आपको पता है रजिया सुल्तान जब हटी थी, तो रजिया सुल्तान के बाद उसका एक और भाई था जिसका नाम था बहराम शाह, जो कि ये 2 साल तक गद्दी पर बैठा रहा। ठीक। ये जो है बहराम शाह के शासन काल में वह अमीर ए आखूर यानी अमीर अमीर ए आखुर यानी अश्वशाला का प्रधान बना। अश्वशाला एक टाइप से आपने सुना होगा, जहाँ पे घोड़े को रखते हैं ना, बहुत सारे घोड़े को रखते हैं, तो घोड़े का एक टाइप का हाउस, यानी घोड़े के जो हाउस का जो प्रधान है वो बनाया गया। किसको बनाया गया था? बलबन को। किसके शासनकाल में? बहराम शाह के शासनकाल में। और बहराम शाह कौन था? तो रजिया का भाई था। रजिया के बाद वो 2 साल तक गद्दी पर बैठा रहा। उसके बाद देखो, बहराम शाह के बाद अलाउद्दीन मसूद शाह जो है वो गद्दी पर बैठा। मसूद शाह के काल में ही बलबन ने अपनी शक्ति बढ़ाना शुरू करी। तो कब शक्ति बढ़ाना शुरू करी उसने? ये मसूद शाह के काल में। इसके बाद है इब्न बतूता की रचना रहेल के अनुसार, यानी आपने पढ़ा होगा एक टाइप की बुक है इब्न तूता की रचना के तहत, यानी उसके अनुसार बलबन ने नसीरुद्दीन महमूद की हत्या कर दी और स्वयं गद्दी पर बैठा। अब ये जो हमने पढ़ा है लास्ट में, इसकी क्या करी? इसने हत्या कर दी, नसीरुद्दीन महमूद की हत्या कर दी और खुद गद्दी पर बैठ गया। कौन बैठा था गद्दी पर? बलबन। 1265 ईस्वी में बलबन सुल्तान गयासुद्दीन के नाम से गद्दी पर बैठा। बलबन का शासनकाल 1265 से 1287 तक रहा था। बलबन ने गद्दी पर बैठते ही सर्वप्रथम सबसे पहले सुल्तान के पद की गरिमा कायम की और दिल्ली सल्तनत की सुरक्षा के प्रबंध किया, यानी दिल्ली सल्तनत की सुरक्षा का प्रबंध मतलब होता है मैनेज करना, यानी मैनेजमेंट किया। तो सबसे पहले उसने क्या किया था? सुल्तान के पद की गरिमा कायम की, यानी अपने आप को सुल्तान बताया। सुल्तान एक टाइप से उस टाइम पर अगर हम बात करें उनके टाइम पर, तो सुल्तान एक टाइप से होता है भगवान, यानी उसने अपने आप को भगवान का दर्जा दिया। जो इल्तुतमिश ने चालीसा दल बनाया था, चालीसा दल मैंने आपको बताया था ना, 40 अमीरों का जो दल बनाया था, तो बलबन ने क्या किया? उसको नष्ट किया। स्टार्ट किसने किया था उसको? इल्तुतमिश ने 40 दल बनाया और बलबन ने उसी दल को नष्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि उन अमीरों का सत्ता में दखल बहुत अधिक था। क्योंकि वो जो 40 अमीर थे ना, भले थे वो गुलाम, मैंने बताया था आपको, वो 40 जो लोग थे वो गुलाम अमीर थे, यानी अमीर भी थे और गुलाम भी थे। तो उनका काम क्या होता था? सत्ता में दखल करना। जो भी कोई भी राजा बन रहा है तो दखल करना कि ये क्यों बना, इसको हटाओ, इसको नहीं बनाओ, उसको बनाओ, इनके अंदर ये काबिलियत नहीं है। तो जो ये था ना आपका बलबन को ये सारी चीज़ें पता थी कि जो ये 40 दल है ना, ये जो है मतलब बहुत ही ज़्यादा दखल अंदाजी करते हैं और इल्तुतमिश जो था उसको निरंकुश शासन करना चाहता था। तो बलबन ने क्या किया था? बलबन ने इनको इसीलिए हटाया था 40 दल को। क्यों? ताकि ये लोग जो है ना, इनका एक टाइप से ये खेल बन गया था कि सत्ता में पहले फर्स्ट पर्सन को चढ़ाना, उसके बाद उतारना, चढ़ाना उतारना। तो एक टाइप से ये 40 दल के जो अमीर दास थे, इनके लिए एक खेल बन गया था। तो इसीलिए जो इल्तुतमिश ने क्या करा? 40 दल का नष्ट किया। आगे भी आप इसको मैं पढ़ाऊँगी इसको अच्छे से थोड़ा। अभी मैंने आपको यहाँ पे मोटा मोटी बताया है, आगे हम इसको और विस्तार से पढ़ेंगे। तो देखो, जो बलबन था वो दिल्ली सल्तनत का एक पहला ऐसा व्यक्ति था जो सुल्तान ना होते हुए भी सुल्तान के छत्र का प्रयोग करता था और यह पहला शासक था जिसने सुल्तान के पद और अधिकारों के बारे में विस्तृत रूप से विचार प्रस्तुत किए। यानी ये सुल्तान नहीं था, सुल्तान मतलब एक टाइप से भगवान का रूप ही कहा जाता था उसको उस टाइम पर। क्योंकि अगर मान लो एक पर्सन है, उसको बहुत सारे लोग अच्छा बोलते हैं कि हाँ ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। जैसे कि इल्तुतमिश को बोला गया था, इल्तुतमिश को बहुत सारी उपाधि दी गई थी, उसने खुद नहीं ली, उसको दी गई और सुल्तान का दर्जा भी उनको खुद दिया गया था इल्तुतमिश को। परंतु बलबन के केस में ठीक अपोजिट है। बलबन ने क्या करा? खुद को ही अब सुल्तान बना लिया और सारे सुल्तान के जितने भी अधिकार होते हैं उन सब का प्रयोग किया। अब सुल्तान अगर उसने अपने आप को बना लिया, तो किसी भी जो आदमी था या व्यक्ति था, कोई भी व्यक्ति उनसे नहीं पूछ सकता था कि भाई तुम इस अधिकार का यूज़ क्यों कर रहे हो। और जो बोलने वाला था, जो बोलने वाले थे वो 40 दल, जो 40 लोगों का जो एक दल बना था वही था।
तो इसने क्या करा, उस दल को ही नष्ट कर दिया। ना रहेगा बाँस ना बजेगी बाँसुरी, कहावत सुनी होगी आपने। तो सेम चीज़ इसने क्या करा था, जो दल था, दल को ही ख़त्म कर दिया ताकि इसको कोई भी पर्सन बोलने वाला ना रहे। ठीक है, अब देखिए, वह कुरान के नियमों को शासन व्यवस्था के आधार पर मानता था। उसके अनुसार सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि होता है। यानी कुरान में ऐसा लिखा गया है, या कुरान में ऐसा होगा कुरान के अनुसार, कि सुल्तान जो है पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि होता है। यानी एक टाइप से जो सुल्तान है वो एक टाइप से सेम एज़ भगवान है, यानी ईश्वर है। तो उसने अपने आप को ईश्वर माना था। बेसिकली इसमें आपको यही बोला गया। उसके बाद है बलबन ने, देखो आगे हम पढ़ते हैं, अगला है यहाँ पे, देखो, बलबन ने सुल्तान की प्रतिष्ठा को स्थापित करने के लिए रक्त और लोह की नीति अपनाई। यानी सुल्तान की प्रतिष्ठा क्या होती है, अपने आप को सुल्तान बनवाने के लिए क्या किया उसने, रक्त और लोह की नीति अपनाई। रक्त का मतलब होता है ब्लड, यानी खून। लोह मतलब होता है कि खून खराबा, खंजर, या जिसे हम अस्त्र कहते हैं, सॉरी शस्त्र कहते हैं या अस्त्र कहते हैं, ऐसे कुछ कहते हैं, मतलब वो हथियार एक टाइप से। अब मेरे को नहीं याद आ रहा, उसको अस्त्र कहते हैं, शस्त्र कहते हैं, आप देख लेना। तो रक्त और लोह की नीति अपनाई। किसने अपनाई थी, बलबन ने। क्यों अपनाई थी, सुल्तान की प्रतिष्ठा को स्थापित करने के लिए। यानी अगर कोई भी पर्सन उसको कुछ बोलता था कि आप इस अधिकार का यूज़ क्यों कर रहे हो, आपके पास तो ऐसा कोई अधिकार है नहीं, आपने अपने आप को सुल्तान क्यों माना और आप इस अधिकार का यूज़ क्यों कर रहे हो, तो वो क्या करता था, रक्त और लोह की नीति के अनुसार उसको मार देता था। मारना यानी खून निकालना, मतलब एक टाइप से मारना ही होता है, उसको मौत के घाट उतार देना। इसके अलावा है, बलबन ने कहा कि सुल्तान का पद ईश्वर के समान होता है तथा सुल्तान का निरंकुश होना ज़रूरी है। उसके अनुसार राजा को शक्ति ईश्वर से प्राप्त होती है, इसलिए उसके कार्यों की सार्वजनिक जांच नहीं की जा सकती। यानी जो भी वो कार्य करेगा, कोई भी पर्सन उस पर उंगली नहीं उठा सकता। कोई उस पर, मतलब कोई भी सार्वजनिक जांच जो होती है, टेस्ट वगैरह या चेकिंग होती है, वो कोई भी पर्सन नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि वो सुल्तान था। सुल्तान की उपाधि उसको किसी ने दी नहीं, उसने खुद ही अपने आप को सुल्तान माना। ठीक, बलबन ने अपनी शक्ति प्रदर्शित करने के बाद जिल्ले इलाही की उपाधि धारण की। जिल्ले इलाही का मतलब होता है ईश्वर का प्रतिबिंब। प्रतिबिंब का मतलब होता है शैडो। जिन बच्चों ने हिंदी में साइंस पढ़ी होगी उनको पता है कि प्रतिबिंब का मतलब एक टाइप से शैडो होता है। तो बलबन जो था उसने क्या किया था, अपनी शक्ति को प्रदर्शित करने के लिए जिले इलाही की उपाधि धारण की। अब देखो, ये जो बलबन है ना, बलबन ने क्या करा, सारी उपाधि खुद ही धारण करी है, कोई भी उपाधि उसको दी नहीं गई। परंतु इल्तुतमिश ने इतने अच्छे काम किए कि उसको उपाधि खुद ही दी गई थी। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। उसके अलावा वह शासक वर्ग में केवल उच्च कुल के लोगों को ही नियुक्त करता था। उसको छोटी जाति के लोगों को देखकर बहुत क्रोध आता था, यानी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता था। किसको, बलबन को। बलबन जो है, जो जिसकी जाति ऊंची थी, उससे मतलब उसी को, जैसे कि कोई पोस्ट है या जैसे पद है तो उसी को देता था। अगर कोई नीच जाति का था तो उसको वो, उनको देखकर उसको गुस्सा आता था। ठीक, अभी देखो यहाँ हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पे, जब किसी छोटी जाति के व्यक्ति को देखता हूँ, यहाँ पे देखो एक लाइन लिखी है, बलबन कहता था, एक मिनट, देखो, बलबन कहता था कि मैं, अब कहता क्या था ये देखो, बलबन कहता था कि मैं जब छोटी जाति की व्यक्ति को देखता हूँ तो मेरी नाड़ी क्रोध से उत्तेजित हो जाती है, यानी बहुत गुस्सा आता है। उसका मानना ये था, मतलब वो छोटी जाति के लोग उसे बहुत ही ज़्यादा घृणा करता था। ठीक, बलबन दरबार में संपूर्ण वेशभूषा के साथ उपस्थित होता था, यानी पूरे वेशभूषा के साथ प्रेजेंट होता था। कहाँ पर, दरबार में। उसने दरबारी शिष्टाचारों को कठोरता से लागू किया। उसके दरबार में ना तो कोई हंसता था ना कोई मुस्कुराता था, और उसके समय में दरबारियों का शराब पीना भी निषेध, यानी मना था। यानी कोई भी दरबारी उसके कार्यकाल में, यानी उसके समय काल में, जब उसका टाइम था, तो उसने क्या किया था, एक टाइप से शराब पर पाबंदी लगा दी थी, यानी शराब पीना मना कर दिया था। बलबन ने ईरानी परंपराओं के अनुसार कई परंपराएं आरंभ करवाईं। उसने
सिजदा का मतलब होता है भूमि पर लेटकर अभिवादन करना, अभिवादन यानी रिस्पेक्ट देना, भूमि पर लेटकर रिस्पेक्ट देना। और पैबोस, पैबोस मतलब होता है सुल्तान के चरणों को चूमना, सुल्तान वो खुद ही था, यानी बलबन के जो कदमों को, बलबन के जो पैरों को जो चूमता था, मतलब चूमना, उसने ये सारी परंपरा जो है वो लागू करवाई थी। और यही कुछ परंपरा जो है आपको मुगल काल में देखने को मिलेगी। जैसी व्यवस्था भी लागू की जिनका उद्देश्य साफ तौर पर सुल्तान की प्रतिष्ठा में वृद्धि करना था, यानी सुल्तान की इमेज को बढ़ाना, यानी वो बहुत अच्छा है, सब लोग उससे डर रहे हैं, सब लोग उसकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, जब वो आता है किसी के सामने तो इंसान उसको लेट कर रिस्पेक्ट देगा, ये नहीं कि हाथ जोड़ लिए, नहीं भाई, हाथ नहीं जोड़ने, पूरा उसके सामने लेट जाना है या उसके पैरों को चूमना है, तभी वो एक टाइप से उसको रिस्पेक्ट मिलती थी। तो ये सारे जो नियम हैं वो उसने क्यों किए थे, ताकि जो उसकी प्रतिष्ठा है उसमें वृद्धि हो सके। इसके अलावा है बलबन ने फ़ारसी रहन सहन की परंपराओं को भी अपनाया, यानी फ़ारसी जो रहन सहन की परंपरा थी उसको अपनाया। अपने पौत्रों के नाम भी फ़ारसी सम्राटों की तरह कैकुबाद, कैखुसरो आदि रखे। ये नाम हैं, कैसे नाम है, ये फ़ारसी नाम है। बलबन के दरबार में प्रत्येक वर्ष ईरानी त्योहार नौरोज काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता था, यानी बलबन जो था, बलबन के दरबार में जो ये ईरानी त्योहार था, नौरोज जो त्योहार था, शायद मे बी ये जो 9 व्रत होते हैं नौरोजा के, वही है मे बी, तो काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता था। इसकी शुरुआत जो है बलबन के समय से ही हुई थी। आज के टाइम पे भी हम देखते हैं कि एक त्योहार होता है मोमडन का, 9 रोजे का त्यौहार, उसमें मे बी शायद 9 व्रत रखते हैं, 9 फास्ट रखते हैं, ऐसे ही कुछ होता है। तो ये जो है इसकी शुरुआत बलबन ने की थी, बलबन के समय से ही इसकी स्टार्टिंग हुई थी। बलबन ने अपने चचेरे भाई शेर खां को जहर देकर मरवा डाला। देखो क्या किया था बलबन ने अपने चचेरे यानी चाचा के लड़के को ही, जिसका नाम क्या था, शेर खान को जहर देकर मरवा डाला। 1285 ईस्वी में मंगोलों ने तैमूर खां के नेतृत्व में मुल्तान पर आक्रमण किया। किसने आक्रमण किया था, तो ये देखो, तैमूर खां के नेतृत्व में किसने, मंगोलों ने मुल्तान पर आक्रमण किया। और इस आक्रमण में बलबन का जो पुत्र था वो मर गया था, यानी लड़ते हुए वो मर गया। और इसी का सदमा जो है वो बलबन को बहुत ही मतलब सदमा लगा। देखो, अपने पुत्र की मृत्यु का बलबन को बहुत गहरा आघात पहुंचा, यानी बहुत ही गहरा जो सदमा लगा, तथा शीघ्र ही 1 वर्ष के अंदर, यानी उसी साल के अंदर बलबन की भी मृत्यु हो गई। कब हुई थी, 1286 में। जाहिर सी बात है, जब किसी पिता के सामने किसी का पुत्र मरता है तो उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी हुआ था, बलबन का जो पुत्र था वो मर गया था, यानी मर गया था या युद्ध में लड़ते हुए मार दिया गया था। किसने मारा था, मंगोलों ने। किसके नेतृत्व में, तैमूर खां के। कहाँ पे मारा था, मुल्तान में। ठीक, तो इसी का जो है इसको सदमा लगा था। अब हम पढ़ लेते हैं कार्य व उपलब्धियाँ। बलबन ने क्या क्या कार्य किए और क्या क्या उसकी उपलब्धियाँ हैं। बेसिकली जो अभी आपने पूरा पढ़ा है इसी के अंदर इसी के कार्य और उपलब्धि लिखी हुई है, बट मैंने अलग से भी लिख दिए हैं। तो इसका जो पहला कार्य है वो है, बलबन ने दीवान-ए-अर्ज सैन्य विभाग की स्थापना की, यानी सैन्य विभाग जिसका नाम क्या था, दीवान-ए-अर्ज, इसकी स्थापना की। बलबन ने सिजदा तथा पैबोस की शुरुआत करवाई, जो बताया कि रिस्पेक्ट देने के लिए ज़मीन पर लेट जाना या सुल्तान के पैर चूमना, तो उसकी शुरुआत की। प्रत्येक वर्ष नौरोज का त्यौहार मनाना शुरू करवाया था इसी ने। जिले इलाही की उपाधि धारण करी थी। लोह एवं रक्त नीति का पालन, यानी जो लोह और रक्त नीति है इसी ने ही यही लेके आया था। बलबन ने ही तुर्कान-ए-चहलगानी जो 40 दल थे, अमीर 40 दल थे, उसको नष्ट किया था। बलबन ने अक्तादारी प्रथा शुरू की। अक्तादारी प्रथा क्या होता है, काम के बदले, अगर आप कोई काम कर रहे हो तो उस काम के बदले आपको सैलरी के रूप में भूमि मिलती थी, ना कि पैसा। तो यही था अक्तादारी प्रथा। बलबन कुरान के नियमों को शासन का आधार बनाया। बलबन ने क्या किया, कुरान के जो नियम थे उसको अपने शासन का आधार बनाया। इसके बाद है तुगरिल खां। जो तुगरिल खान था, कहाँ का था, बंगाल का था। तो तुगरिल खान ने बलबन के काल में ही विद्रोह किया था। बलबन को कैसे नाम है इनके, उल्लुग खान की उपाधि नसीरुद्दीन महमूद ने दी थी,
यानी जो ये है इसकी उपाधि है, सॉरी नाम नहीं है ये, कि ये उपाधि है। बलबन को एक उपाधि मिली थी, जो कि किसने दी थी? नसरुद्दीन महमूद ने उसको एक उपाधि दी थी जिसका नाम था उलुग खान। मेवातियों का विद्रोह, अब हम यहाँ पढ़ देते हैं मेवातियों के विद्रोह के बारे में। तो जो मेवाती थे वो दिल्ली तक आक्रमण करते थे, यानी दिल्ली पर आक्रमण करते थे और उसको लूटपाट करके भाग जाते थे। किसको? दिल्ली को। कौन? मेवाती। ये बात जब बलबन को पता लगी तो बलबन ने उन नगरों और गांवों को ही जलवा दिया जहाँ पे मेवाती छुपते थे। यानी बलबन ने क्या किया था? गांव और नगरों को जला दिया। गांव, नगर, जंगल जो भी उनके एरिया में आता था उस सभी को जला दिया, ताकि उनका जो छुपने का एक टाइप का टैंक वगैरह होता है या गुफा होती है वही ख़त्म हो जाए। इसके बाद है दोआब और कटेहर के हिंदुओं का विद्रोह। कटेहर है, सॉरी, ये दोआब और कटेहर के हिंदुओं का विद्रोह। तो दोआब जो था संपन्न देश था, मतलब प्रदेश था, बहुत ही अच्छा प्रदेश था। उपद्रवकारी दोआब के लोगों को तंग करते थे। जो उपद्रवकारी जो हैं वो दोआब के लोगों को काफ़ी ज़्यादा तंग करते थे। बलबन को पता लगते ही उसने क्या करा? उन बस्तियों में आग लगवा दी जहाँ पर ये उपद्रवकारी रहते थे। और उनकी जो आयु थी, मतलब जिसकी आयु 9 से अधिक थी, यानी जिस उपद्रवकारी की जो मतलब है ना एज 9 साल से अधिक थी, उसको तो मौत के घाट उतार दिया। और जो स्त्री और बच्चे थे उनको बंदी बना लिया। तो यानी इनका भी जो है इनकी प्रॉब्लम सॉल्व करी थी। कैसे की थी? तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला हमने ये पढ़ा था मेवाती, तो इनका कैसे करा? इसने गांव और नगरों को ही जलवा दिया, ना वो छुप पाएंगे ना वो वहाँ से आक्रमण करेंगे। यहाँ पे क्या किया इन्होंने? उसको मौत के डायरेक्ट ही मौत के घाट उतार दिया और बच्चों को और महिलाओं को बंदी बना लिया। उसके बाद उन्होंने क्या किया था? उसका एक अहम कार्य ये भी था कि गुप्तचर विभाग की स्थापना, यानी एक ऐसे डिपार्टमेंट की स्थापना की थी जो मतलब होता है ना गुप्तचर, गुप्त का मतलब आपको पता होगा छुपा हुआ, जिसके बारे में किसी को पता न लग पाए। तो गुप्तचर विभाग की स्थापना की। क्यों की थी? मेन रीज़न क्या था? देखो, मेन रीज़न जो था, वजीर जो थे ना वहाँ के, अमीर लोग और वजीर जो थे, अमीर और वजीर जो थे ना वो षड्यंत्र रचते थे। यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया है, षड्यंत्र लिख लेना आप। जो अमीर और वजीर लोग जो थे ना वो षड्यंत्र रचते थे। किसके खिलाफ? राजा के खिलाफ। तो राजा ने यही चीज़ पता लगाने के लिए ये जो है गुप्तचर विभाग की स्थापना करी। यानी गुप्तचर विभाग में मतलब मान लो गुप्तचर विभाग है, इसमें 1, 2 या 3, 4 लोग आ गए। अब मान लो यहाँ पे ये गांव है, इसी गांव में ये गांव वाले बन के रह रहे हैं, परंतु ये है क्या? एक टाइप से गुप्तचर हैं। जो भी बात गांव में अमीरों के बीच में या जिसके बीच में भी हो रही है तो इनको ये सारी बात पता है। और ये कौन है? गुप्तचर, जो राजा के अंडर में आते हैं, राजा यानी शासक के अंदर में आते हैं। तो बेसिकली जाके ये सारी चीज़ें उनको बता देते थे कि आपके खिलाफ ये साजिश रची जा रही है, ठीक। और इसके अलावा जो है गलत सूचना देने वाले को जो है दंड दिया जाता था। जो भी राजा को, जो गुप्तचर है, अगर किसी गुप्तचर ने ये बोल दिया कि महाराज या जो भी है सम्राट आपके खिलाफ वहाँ पर षड्यंत्र रचा जा रहा है, तो वहाँ पे पूरा उसकी छानबीन रिसर्च की जाती थी। और अगर वो रिसर्च सही निकलती थी तो उसको इनाम दिया जाता था, यानी गिफ्ट मिलता था। और अगर वो जो सूचना थी वो गलत निकलती थी तो उसको कठोर दंड दिया जाता था। तो ये भी वहाँ पर एक टाइप का कार्य किया था, यानी गुप्तचर विभाग की स्थापना की थी। आई होप आप गुप्तचर विभाग समझ गए होंगे। कोई इतना हार्ड नहीं है। एक टाइप से एक गुप्तचर विभाग यानी ऐसा डिपार्टमेंट, उस डिपार्टमेंट में 5-6 लोग आते थे और वो 5-6 लोग गुप्त होते थे, लेकिन वह एक टाइप से गाँव में और नगरों में रहते थे, नगरवासी और गाँववासी बन के। और वो जितनी भी बातें गाँव में या नगरों में होती थी वो जाके राजा को बताते थे, ठीक है। इसके अलावा न्याय व्यवस्था और कठोर दंड व्यवस्था राजा ने, मतलब जो भी वहाँ पे राजा थे उन्होंने काफ़ी अच्छे से कर रखे थे। तो बेसिकली ये आपका चैप्टर था बलबन के बारे में। हमने बलबन के कार्य और पढ़े। आपका जो गुलाम वंश में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है आपका इल्तुतमिश और बलबन। ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आप अच्छे से पढ़ लेना। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इसका पार्ट 2 भी बहुत जल्दी आएगा। और एक मेन बात, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं या जिस भी बच्चे ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहां से जाके हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं और इस चैप्टर की PDF ईजिली आप वहां से फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।